समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का ही फैसला क्यों किया? जिंदगी की कोई भी चीज ऐसे मुफ्त में नहीं देती। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, कौन हो, तो ये मत बताओ मेरे पिताजी क्या करते हैं। आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ईरान वॉर चल रहा है, इसको लेकर सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है भ्रम फैला रहा है गैस को लेकर कि गैस की जो है कमी हो रही है। ये जो लोग एप्स्टीन के रंगीन फाइलों में खोए हुए हैं, उनको जमीन का धरातल का हकीकत नहीं पता है। भगवान न करे कि कोरोना के दौर में जिस तरह से आपने मिसमैनेजमेंट किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा जो मिस कॉल से नंबर बना देती है, लोग सड़कों पर मरते रहे और सरकार को पता नहीं कि लोग कहाँ फंसे हुए। दौर आपने भी देखा, हमने भी देखा। 2027 का जो है चुनाव आने वाला यूपी चुनाव, क्या लगता है? जो 24 का लोकसभा था वो सेमीफाइनल था। यू कैन मेक फूल सम ऑफ द पीपल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट एवरीवन ऑल द टाइम। बीजेपी जो है 24 घंटे राजनीति करती है और जो विपक्षी पार्टी है वो कुछ नहीं करती है। 24 घंटे झूठ बोलती है, 24 घंटे जुमले लिखती है, 24 घंटे बेवकूफ़ बनाती है, 24 घंटे नफरत करती है, 24 घंटे संवैधानिक संस्थाओं को चलने का काम करती है। हमने भोजपुरी भाषा के 8वां अनुसूची में कब शामिल कर रही? भोजपुरी के साथ सौतेला व्यवहार जन भोजपुरी कितना देशन में बोला जाला, खाली पूर्वांचल के थोड़ा कई देशों की दूसरी भाषा। और आजकल कुल गाली दे दे खुद सदन में बैठ जाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास पॉडकास्ट द अश्मिता में। आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और साथ ही में सांसद हैं राजीव राय सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आपको, और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं इस अपने चैनल को शुरू करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आज हमारा पॉडकास्ट क्यों खास है। खास इसलिए है क्योंकि अमूमन जो है हम जितने भी पॉलिटिशियन से मिलते हैं उनसे पॉलिटिकल मुद्दे पे ही बातें करते हैं, लेकिन आज का हमारा मुद्दा थोड़ा बहुत जो है पॉलिटिकल होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दिलचस्प ये होने वाला है कि हम राजीव सर से उन्हीं के व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे कि राजीव राय सर है कौन, क्या चीज़ है वो जो आज पूरा हिला के रख दिए हैं पूरी राजनीति को। व्यक्तित्व के बारे में जो आदमी खुद ही बताए कि मैं कौन हूँ, तो फिर उसका व्यक्तित्व का कोई मायने नहीं रहता। काम ऐसा करो कि लोग बताए कि कौन है। हाँ, ज़रूर इतना बता सकता हूँ कि यूपी के बिहार बॉर्डर के मेरा गांव बक्सर है, नरही थाने में, सुरई गांव में पैदा हुआ। किसान परिवार का बेटा हूँ। पढ़ने के लिए उच्च शिक्षा के लिए बेंगलोर गया, बनारस होते हुए वहाँ फिर पढ़ाने लगा। कर्नाटका का यंगेस्ट ट्यूटर, यंगेस्ट लेक्चरर, यंगेस्ट HOD, यंगेस्ट वाइस प्रिंसिपल होते हुए वहाँ का खुद अपना इंस्टीट्यूशन शुरू किया। अब यंगेस्ट चेयरमैन बना। राजनीति में वैसे तो 2005 में जो समाजवादी पार्टी ने कर्नाटका में वहाँ शुरुआत करी पूर्व मुख्यमंत्री बंगरप्पा जी के साथ, तो मुझे रखा गया कि एक ब्रिज बना रहूँगा लखनऊ और बेंगलोर के बीच में। लेकिन मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि राजनीति का ककाहरा, जिन 3 महान विभूतियों को हमने जयप्रकाश नारायण को नहीं देखा है, लोहिया गांधी को नहीं देखा है, लेकिन मुझे हमेशा गर्व रहेगा कि मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, मेरे गुरु स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी और श्रद्धेय नेताजी जिनका अपार स्नेह मेरे ऊपर रहा, उन लोगों के चरणों में रखकर राजनीति का ककाहरा सीखा, संस्कार सीखा, वाणी सीखा और व्यवहार सीखा। वही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। फिर अंततः लौटकर अपने इलाके में आना पड़ता है, चूँकि बलिया से नीरज शेखर जी, जिन वो खुद भी स्वीकार करते हैं, इसलिए कहने में वो नहीं है कि चंद्रशेखर जी से जाने के बाद चंद्रशेखर जी की इच्छा थी कि मैं नीरज के लिए कुछ करूं। जाने के बाद उनको पार्टी मिलाने से लेकर टिकट दिलवाने तक मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही, सूत्रधार रहा। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा जब चुनाव लड़ने की बात आए तो उन्हीं के खिलाफ टिकट मांगा जाए। इसलिए मैं घोसी चला गया, जिस बलिया का एक हिस्सा वहाँ है। 14 में वहाँ से चुनाव लड़ा, लेकिन उसके पहले जब जनेश्वर मिश्रा जी का देहांत हुआ तो उनके प्रथम पुण्यतिथि पर मुझे बुलाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और कर्नाटक के प्रभारी के साथ जब हम लोग टीवी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, समाजवादी पार्टी नहीं जाया करती थी, तब आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझसे पूछा कि ये जिम्मेदारी आप संभालो, और मीडिया ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी की जो 12 में सरकार बनी, आए वो थे सब समाजवादी पार्टी इन मीडिया, उसके लिए उन्होंने वो क्रेडिट भी दिया और अखिलेश जी का भरोसा रहा। 14 में चुनाव लड़ा। किन्हीं परिस्थितियों में नया था, बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, मोदी लहर था और भी कई सारी थी। मैं चुनाव हार गया। 19 में हमारी सीट बसपा के गठबंधन में चली गई। 24 में जब मौका मिला
तो वहाँ से जनता ने मुझे ऐतिहासिक रूप से आशीर्वाद दिया। 1952 के चुनाव के बाद आज तक उतने वोटों से कोई नहीं जीता था वहाँ। 5 विधानसभा से जिताया, जो सपा बसपा का गठबंधन था उससे भी ज़्यादा वोटों से तब मुझे जिताया जब बसपा भी मेरे खिलाफ थी और भाजपा भी मेरे खिलाफ थी। पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई, और वो तेवर बलिया का हो और चाहे मऊ का हो, क्रांतिकारी धरती अपनी पूर्वांचल की बरकरार है कि लोकसभा में भी 100% अटेंडेंस के साथ सबसे ज़्यादा सवाल पूछना, सबसे ज़्यादा बोलने वाले सांसदों में शुमार हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन जा रहा था तो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और प्रोफेसर साहब ने मेरा नाम रिकमेंड किया उस दौरे पे जाने के लिए। वो भी मेरे लिए एक गर्व वाला पल था कि पहली बार का सांसद, अभी 1 साल हुए हैं, 1.25 साल हुए हैं, और सरकार ने भी जैसे कि अन्य पार्टियों के रिकमेंडेशन पर कांग्रेस और टीएमसी पर सरकार ने सवाल उठाए थे, लेकिन जब मेरा नाम आया तो तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया। वहाँ जैसे नेताजी हमेशा सिखाते थे, राष्ट्र सर्वोपरि। पार्टी की राजनीति देश के अंदर होगी, सवाल देश पर आएगा, देश की अस्मिता पर आएगा, देश की सुरक्षा पर आएगा तो देश सबसे पहले है। उसी भाव से वहाँ हमने अपनी भूमिका निभाई। मुझे बताया गया उस दौरे में, मैं तो गया था वहाँ रसिया, स्पेन, ग्रीस, लैटविया, स्लोवेनिया, कि वहाँ से इतना अच्छा फीडबैक आया था एम्बेसी से कि जब फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भेजने का मौका आया तो सरकार ने सिर्फ मुझे चुना उत्तर प्रदेश से, भाजपा के भी किसी को नहीं चुना। फिर अपने आप में एक सौभाग्यशाली अपने को समझता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि के लोग भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और इसके लिए मैं अपना आभार अपने नेता को देना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, प्रोफेसर साहब को, कि जिन्होंने अगर मुझे ऑपरेशन सिंदूर के लिए मेरा नाम रिकमेंड नहीं किया होता तो गेटे ने कहा कि पर्वत से प्रतिभा भी तनिक से प्रोत्साहन के भाव में राई के समान हो जाती है। इफ़ यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव योर टैलेंट। तो उन्होंने पहचाना, भेजा, और आज कोशिश में हूँ जितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है उतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन उतनी ईमानदारी से कर पाऊँ। सर, आप ये बताइए कि आप जिस तरीके से, आप बहुत ही सामान्य फैमिली से आ रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हुए होंगे, बहुत बदलाव हुआ होगा, लेकिन आपने राजनीति में जाने का फैसला कब किया और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का ही फैसला क्यों किया? देखिए, हमारे पिताजी महान क्रांतिकारी समाजवादी नेता, जिनका नाम से हिंदुस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वोट और कोर्ट में हराने का रिकॉर्ड दर्ज हो, राजनारायण जी के शिष्य थे। मेरा परिवार शुरू से, मेरे पिताजी खास तौर से समाजवादी रहे हैं, और जो मैं बताया जैसे कि कैरियर के शुरुआत के दिनों में जिन नेताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, राजनीति में आने की इच्छा से नहीं हुआ। चंद्रशेखर जी कभी बेंगलोर गए थे, वहाँ उन्हीं के एक शिष्य थे जीवराज अल्वा जी, मंत्री रहे हैं वहाँ, वो मेरी तारीफ़ कर रहे थे। फिर तब उनका पूछा कि कहाँ के हो, मैंने बताया। बोले पहले क्यों नहीं बताए थे? तो मैंने बोला मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बाप का नाम लेकर बताऊँ। अगर कोई, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता था कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, कौन हो, तो ये मत बताओ कि मेरे पिताजी क्या करते हैं, क्या कौन है। आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। जनेश्वर जी का सानिध्य रहा मेरे लिए, पिता पुत्र के रिश्ते जैसा था। बाद में नेताजी का अपार स्नेह, मतलब मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों का तो मैं इन लोगों के अलावा कहीं मेरी सोच गई नहीं, समझ गई नहीं। वर्तमान सरकार ने तमाम अपने कोशिश किए, जैसे आपको शायद जानकारी होगी, 2022 के चुनाव से पहले 2021 दिसंबर में आदरणीय अखिलेश यादव जी के करीबियों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मारे गए लगातार। तो उसका शुरुआत मेरे यहाँ से हुआ था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन। तो उसके बावजूद बहुत सारे, जैसे आपको पता है आजकल इनकम टैक्स और रीडिट क्यों जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, बट हम लोग बलिया के हैं, हम लोग पूर्वांचल के हैं, न टूट सकते, न झुक सकते, न बिक सकते। तो मैं आज भी कायम हूँ। सर, 24 घंटे राजनीति मांगती है, परिवार को शिकायत नहीं होती कि आप समय नहीं दे पाते? बहुत शिकायत है, ढेर भर का है, बहुत शिकायत है, लेकिन शायद दूसरे परिवार में होता तो कोई और बात है। बच्चे कब बड़े हो गए, पता चला, बच्चा एक बाहर चला गया, हाँ, वो टाइम नहीं दे पाया। बट बच्चे मेरे समझते हैं, दे फील प्राउड ऑफ मी। इतना है अनुशासन जो मेरे बाप बाप ने सिखाया बच्चों को मिला, तो उसमें हर चीज़ ज़िंदगी
हर सफलता की कीमत वसूलती है। जिंदगी कोई भी चीज़ ऐसे मुफ्त में नहीं देती, कुछ त्याग करना पड़ता है, बिना उसके होगा नहीं। आपको चूज करना है कि 10 से 5 वाला काम करके घर में रहना है या सफलता के नए पैमाने तय करने हैं। मैं एक गांव से आया, मेरे बाबा का बहुत शुरू में देहांत हो गया था जब मेरे पिताजी 3 साल के थे, मेरे चाचा पेट में ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि फिर वो लोग कैसे आगे बढ़े होंगे। तो अगर मैं वहाँ से यहाँ तक आया तो फिर मेरे बच्चों के लिए वो प्लेटफार्म होगा, अगर उनको मैं संस्कार दिया हूँ तो जहाँ मैं छोड़ूंगा वहाँ से आगे शुरू करेंगे। सर, जैसे कि आप भी पूर्वांचल से हैं और मैं भी पूर्वांचल से ही हूँ, पूर्वांचल जो है हमारा उस तरीके से क्यों नहीं विकसित हुआ जैसे यूपी के बाकी इलाके जो है विकसित हो रखे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद हमारे यहाँ के, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता हूँ, पूर्वांचल में मऊ भी है, विकास पुरुष कल्पनाथ राय जी ने कहाँ से कहाँ ले गए, जो भी उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही, क्यों लोग नहीं कर पाए। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब मैं सक्रिय राजनीति में आया, 14 में लोकसभा का चुनाव लड़ा, 12 से 17 तक सरकार थी, तो 4 लेन, पहला 4 लेन, अगर इटावा मैनपुरी में अंडरग्राउंड केबलिंग हुई तो हमने मऊ में करवाया, 5 विधानसभा में CSC खुलवाया, 100 बेड का अस्पताल दिलवाया। किसी पद पर नहीं था, किसी पद पर नहीं था। ऊपर वाले का आशीर्वाद से और सबसे बड़े भगवान जनता का आशीर्वाद से अगर 27 में हमारी सरकार आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों के साथ न्याय करूं। पूर्वांचल के एक और वजह रही है, उद्योग धंधे नहीं है। भौगोलिक स्थिति से लोग कहते हैं कि अगर वहाँ कुछ करो तो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल बाहर से ले आना पड़ेगा, फिर उसको मार्केट करने के लिए बाहर ले जाना पड़ेगा, तो लॉजिस्टिक का कास्ट ज़्यादा होगा। लेकिन हर चीज़ का विकल्प होगा। अगर मैं समस्या सोचोगे तो समस्या है। आप भीड़ से अलग तब होते हैं जब समस्या नहीं सोचते हैं, समस्या का समाधान सोचते हैं। तो मैंने अपने दिमाग में ब्लूप्रिंट बना रखा है, मौके की तलाश से जब मौका आएगा तो फिर पूर्वांचल के साथ भी न्याय होगा। पूर्वांचल के लोग जब आपके साथ बैठते होंगे, अपनी जो व्यथा है, अपना दुख जब बताते होंगे, तो राजीव राय जी क्या सोचते होंगे उस टाइम पे? कैसा उनका उस समय का सिचुएशन होता होगा कि क्या मैं कर दूं इनके लिए? करता हूँ। आप मेरे मऊ कभी घर पे आइए, कार्यालय पर आइए। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ ना, वहाँ दिन भर कार्यालय चलता है। लोग भीड़, बीमारों की भीड़ लगती है, पढ़ने वालों की भीड़ लगती है, शादी, गरीब, और एक आदमी हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेड है, उसका काम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना भी। यहाँ इस वाले घर में भी मऊ से लोग आए हुए हैं जिनका एम्स में इलाज चल रहा है। तो इस शहर में आता है तो मैं इतना व्यवस्था किया हूँ कि उसको रहने खाने का एक छत हो। और पीड़ा तो होती है, और पीड़ा इसलिए भी होती है कि मैं उस दौर को देखा है। मैं अपनी वहीं पैदा हुआ और गरीबी भी देखा है, संघर्ष भी देखा है, अमीरी भी देखा है। जब आप अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो आप संवेदना शून्य हो जाएंगे। आप कहीं भी चले जाइए, अपने जड़ों को न भूलिए, अपने अतीत को न भूलिए। मैं अपने कॉलेज में भी अपने प्रिंसिपल, टीचर, डायरेक्टर सबको यही बोलता हूँ, यू डोंट हैव टू डू ग्रेट थिंग्स, यू जस्ट रिमेंबर योर डेज व्हेन यू केम टू कॉलेज फॉर फर्स्ट टाइम और स्टेड इन द हॉस्टल फॉर फर्स्ट टाइम। यू डू एवरीथिंग व्हाट यू सफर्ड दैट टाइम। तो मैं, अगर यहाँ भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है तो मैं सोचता हूँ कि मैं जिस दौर से मैं गुजरा हूँ और भगवान ने आशीर्वाद दिया है, तो कोशिश करूँ कि कोई यहाँ से निराश ना जाए। खैर, भगवान तो कोई है नहीं, सबकी इच्छाएं पूरी भी नहीं कर सकते, लेकिन दिल ईमानदार होना चाहिए। रात को सोने से पहले ही नहीं कोई मेरा आत्मा कहनी चाहिए कि मेरे पास कोई इलाज के लिए आया था, कोई रहने के लिए आया था, कोई मदद के लिए आया था, मैं कर सकता था और नहीं किया। जी सर, देखिए ये आपका दया वाला जो भाव है हमारे दर्शक देखेंगे, और आप, हमारे जो पूर्वांचल के लोग हैं वो ऐसे भी जानते हैं कि आप कितने दयावान हैं। इसके साथ हमने ये भी सुना है कि राजीव सर को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और टीवी डिबेट में जो है गुस्सा जो है उनका फूट फूट सा जाता है। कितने हद तक ये सच है? नहीं, अभी तो बहुत कम जाता हूँ, और अभी के डिबेट देखेंगे तो इसलिए कम जाता हूँ कि देखो, जब मैंने शुरुआत किया था तो उस समय मुख्तार अब्बास नकवी हुआ करते थे, शाहनवाज हुसैन हुआ करते थे, सुषमा स्वराज जी होती थी, सारे पार्टियों से शालीन लोग होते थे। अभी जिस तरह से तू मैमा होता है, ना ये एंकरिंग थी, ना ये पत्रकारिता थी, ना ऐसे प्रवक्ता थे। तो आप एक सीमा के बाद आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि इन लोग, अब तो मान लीजिए प्लेटफार्म मिल गया लोकसभा, जो अपनी बात करते हैं सरकार के सामने कहें। वहाँ तो कहा जाता था ना कि समाचार माध्यमों का काम था, न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ मीडियम का काम था न्यूज़ को दिखाना एज इट इज़। अब तो ये हो गया है
कि न्यूज़ को बनाना और बेचना, टेलर मेड न्यूज़ बनता है, आप क्या चाहेंगे। तो पत्रकारिता भी नहीं रही, तो मैं आपके एजेंडे में क्यों फंसूं। और जब बैठ गया और अगर आप बोलने नहीं देंगे तो हमारा खून तो खोलेगा। पर तभी भी मैंने कभी मर्यादा की सीमा को पार नहीं किया। कभी मेरे से किसी एंकर ने बदतमीजी करी, ना किसी प्रवक्ता ने करी, एक आदमी करी, तो उसी से मैं उसको जो जवाब था हम लोगों के खून में, वो जवाब दे दिया। सर, जिस पद पे आप अभी हैं, लोगों को अहंकार आ जाता है, लेकिन वो चीज़ आप में कभी देखने को नहीं मिली है। क्या कहिएगा? कुछ लोग हैं, कुछ नेताएं हैं जिनको अहंकार बहुत है और वो नज़र भी आ जाती हैं चीज़ें। अहंकार अंत का शुरुआत करती है। अहंकार जब आ जाए तो आदमी सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है तो फिर वो हो सकता है कि पैसा कमा ले, लेकिन वो चीज़ नहीं कमाएगा कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे याद करें। मेरे आंखों में अगर कोई पूछे कि आपके आंखों का सपना क्या है, तो मैं ये चाहूँगा कि जब मेरी अंतिम यात्रा निकले तो ज़िंदगी भर की सारी यात्राओं से ज़्यादा भीड़ हो, लोग सोचे कि कोई खो गया हमारे बीच से, वो काम करके जाऊँ। और अहंकार रहेगा तो मैं मेरे जाने के बाद भी वो कभी मेरे को ऊपर वाला मौका नहीं देगा कि मेरी आत्मा ऊपर से देखे, सोचे कि हाँ कुछ करके आया हूँ। सर, आप एक सांसद हैं, संसद भवन जाते रहते हैं, बवाल तो वहाँ बहुत मच रहा है, यहाँ तक कि सांसदों को बोलने का मौका तक भी नहीं मिल रहा है। क्यों भाई? इसका जवाब मैंने दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन में। मैंने कहा था कि ठीक है स्पीकर साहब, मैं जानता हूँ कि स्पीकर साहब बेहतर हैं, चैम्बर में जब भीतर आते हैं तो कुछ और होते हैं, कुर्सी पर बैठते सत्ता पक्ष से सारे आ जाते हैं, आपने देखा। ये तो ऐसा कभी नहीं होता था कि सत्ता पक्ष के सांसद अगर गालियाँ भी देते रहें, चाहे नेहरू जी को हो, इंदिरा गांधी को, किसी बड़े नेता को, तो माइक ही ऑफ नहीं होता है। और स्पीकर साहब का ये कहना है कि उनके हाथ में कोई नहीं होता है, तो जो टेक्नीशियन बैठाया गया है वो सब पेड है। तो लोकतंत्र में अगर आपको आवाज़ उठाने का मौका न दिया जाए तो जो लोग भी सत्ता में बैठे हैं वो याद रखें कि इस देश में देश की जनता ने अहंकार कभी बर्दाश्त नहीं किया, सत्ता का अहंकार नहीं बर्दाश्त किया। मैं उदाहरण दूं, आज़ादी के बाद जब 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश बना, तो इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा गया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। फिर उस समय की जो जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, इससे बड़ा कोई नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया गया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि इंदिरा गांधी अब उनकी जीते जी जाएंगी। 75 तक आते आते इमरजेंसी लगा। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो लोगों ने कहा कि असली आज़ादी तो अब आई है। उसके बाद फिर आपने इंडिया वो राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है का भी दौर देखा। कब चले गए पता नहीं चला। फिर भूतो न भविष्यत राजीव गांधी जी की 415, वो तो अभी रिकॉर्ड है। 89 तक आते आते मिस्टर क्लीन चले गए। फिर इंडिया साइनिंग, भारत उदय का नारा लगाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए। लेकिन वो राजनीति का दौर ख़त्म हो गया। जो इस समय लोग सत्ता में बैठे हैं अहंकार से भरे हैं और सारी संस्थाओं को कब्जे में लेकर देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था सबसे कमज़ोर स्थिति में इसमें चल रही है। चुनौती देश के सामने है, चुनौती आपके सामने है, चुनौती हमारे सामने है। और जो इसमें तटस्थ रहेगा या उन लोगों के साथ खड़ा होगा जिन्होंने सत्ता के संस्थानों को कुचलने का काम, संवैधानिक संस्थानों को कुचलने का काम किया है, सत्ता के नशे में सबको छोटा समझने लगे हैं, अहंकार इतना बढ़ गया है, तो उनका तो अंत निश्चित ही है। लेकिन जो उनके साथ खड़े होंगे या तटस्थ खड़े होंगे उनको भी इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। सर, ईरान वॉर चल रहा है, इसको लेकर सरकार कह रही है कि विपक्ष जो है भ्रम फैला रहा है गैस को लेकर कि गैस की जो है कमी हो रही है, लेकिन सरकार कह रही है ऐसी कोई बात नहीं है, गैस की कोई कमी नहीं है। इसे राजीव सर कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने तो बोला था, मीडिया को मैं बोला था, वायरल भी हुआ था कि जो लोग एप्स्टीन के रंगीन फाइलों में खोए हुए हैं उनको ज़मीन का धरातल का हकीकत नहीं पता है। वो हम आप ही लोग से देखते हैं कि 5-5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है। मेरे घर में मेरी माँ का एक दिन ऐसा भी नौबत आ गया कि उनको फिर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ा। तब मैंने किसी को फ़ोन किया। और ये सरकार कहती है, हम चाहते हैं कि सरकार अहंकार में ऐसा बोले कि इसका असली चेहरा जनता के सामने आए। कल्पना करिए जो 5 किलोमीटर लाइन में खड़े हैं, अगर उनको ये सुनने को मिले कि हमारी सरकार, जब लाइन में खड़ा होता है तो लोग सरकार से उम्मीद करते हैं ना, और सरकार ये कहे कि कोई क्राइसिस ही नहीं है, कोई क्राइसिस ही नहीं है, तो आप इसे क्या कहेंगे? ये लोग लंबी नोटबंदी में लाइन में खड़ा कर दिए, कभी वोट के लिए लाइन में खड़ा कर देते हैं। लाइन में खड़ा करने वाले को एक दिन जनता लाइन में खड़ा कर देगी। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला
जिस सवाल को आपने पूछा, बोला कि कोरोना काल की तरह खड़ा होना पड़ेगा देश को, एक साथ खड़ा होना। इस देश का सौभाग्य है, देश की खूबसूरती है कि किसी की भी सरकार रही हो, जब देश के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अस्मिता के सवाल आती है, सुरक्षा का सवाल आता है, कोई विपत्ति आती है, तो पूरा देश एक साथ खड़ा रहता है। कोरोना में था। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि सबको एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, कोरोना की तरह इससे भी हम निपट लेंगे, तो क्या आप थाली और ताली बजा कर गैस मंगाएंगे, पेट्रोल मंगाएंगे? जैसे आपके मंत्री कहते थे गो कोरोना, तो आप कहेंगे कि कम पेट्रोल, कम गैस। भगवान न करे कि कोरोना के दौर में जिस तरह से आपने मिसमैनेजमेंट किया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा, जो मिस कॉल से नंबर बना देती है, लोग सड़कों पर मरते रहे और सरकार को पता नहीं कि लोग कहाँ फंसे हुए हैं। वो दौर आपने भी देखा, हमने भी देखा, जब इंसान को इंसान से डर लगने लगा था। तो सरकार कभी क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाती है। ये तो एक मीडिया के खास बड़े वर्ग, मीडिया को भी कभी एडिटर चलाया करते थे, पत्रकार चलाया करते थे, एडिटर ही सब कुछ होता था। और आज कॉर्पोरेट हाउस चला रहे हैं, तो कॉर्पोरेट हाउस का तो अपना इंटरेस्ट होगा ना, तो सच बाहर नहीं आता। आपका काम है आईना दिखाना, सरकार को भी, विपक्ष को भी। अगर विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करा तो आप उसको भी आईना दिखाएंगे, सरकार अगर काम नहीं करती उसको भी आईना दिखाएंगे। लेकिन अब तो माउथ पीस बन गया है सरकार का मीडिया, तो जिसे बॉडी में, बाकी से मैं बोलता हूँ, सदन में हो या हो, हम सब सुनते थे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी पॉलिटिशियंस के लिए है। लेकिन आज उस दौर में है कि पत्रकारों को खदेड़ा जा रहा है, पत्रकारों को दौड़ाया जा रहा है। आने दीजिए वक्त, सबको एहसास होगा कि उन्होंने कहाँ कमी की। सर आप ये बताइए, 2027 का जो है चुनाव आने वाला, यूपी चुनाव, क्या लगता है क्या कुछ इसका रिजल्ट आने वाला है, कैसा रिजल्ट होने वाला है? ऐतिहासिक होगा। जो 24 का लोकसभा था वो सेमीफाइनल था, और जो ये सरकार नफरत, बेरोजगारी, महंगाई, झूठ, अब देखिए आपने सुना होगा मुख्यमंत्री कहते हैं जिस कंपनी को 1 साल पहले बनी हुई है, 50 लाख का टर्नओवर नहीं, उसको 25,000 करोड़ का, जब देखो एमओयू साइन कर देते हैं, वो जमीन पर कहीं दिखता नहीं। आप तो पूर्वांचल से हैं, आप बलिया की बेटी हैं, क्या हुआ, क्या बदला है वहाँ? सब वही है। कौन सा उद्योग आ गया? चंद्रशेखर विश्वविद्यालय हमारी सरकार का देन है। इस सरकार ने कुछ दिया बलिया को, मऊ को कुछ दिया? तो अगर ये जनता को बोलते हैं ना, यू कैन मेक फूल सम ऑफ द पीपल फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट एवरीवन ऑल द टाइम। तो ये थर्ड स्टेज में आ गया। 2 का बार की जीतने 2 खत्म कर दिया उनका कोटा, तीसरी बार दे आर एक्सपोज्ड, और जनता इंतजार कर रहे हैं कि आओ हमने के देखा था जतो के इंतजार बा। जैसे 2022 में समाजवादी पार्टी जो है लड़ाई लड़ रही थी, फिर बीजेपी रिपीट हो गई, तो वो जो कमियां उस समय समाजवादी पार्टी की तरफ से रही है, तो उस कमियों को बदलने के लिए राजीव राय जी क्या कर रहे हैं? 45 से 111 पर पहुंचे, 5 से हम 37 पर पहुंचे, 37 के अगर कांग्रेस का जोड़ दिया तो 43 पर पहुंचे, तो हम सीधे बढ़ रहे हैं। और राजीव राय जी ने समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता लोकतंत्र को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के सामने नज़र मिलाकर बात करने के लिए या अपराधी न कहलाने के लिए जनता के बीच दिन रात लगे हुए हैं, और इनके कमियों को उजागर कर रहे हैं। जो जनता का सवाल होता है, हम सड़क से लेकर सदन तक उसको उठाते हैं, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हाँ, सरकार के झूठ को एक्सपोज करना भी, और एक्सपोज सिर्फ भाषणों में नहीं, तथ्यों के साथ। मेरा कोई पार्लियामेंट का स्पीच ऐसा नहीं देख सकते जिसको मैं कहीं सबूत के साथ पेश न कर पाऊँ, या मेरे किसी स्पीच का सरकार ने अभी तक जवाब दिया हो। सबूत के साथ तैयार रहते हैं आप? कभी मेरे पार्लियामेंट की स्पीच में कभी टोका टाकी भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता है कि मैं प्याज के छिलके की तरह उनके झूठ को बिखेर दूंगा। तो 2027 में जो चुनाव होने वाला है, उसमें आप किन बीजेपी के मुद्दों को लेकर जाएंगे जिससे कि उनकी खाल उधेड़ी जाएगी? बीजेपी का हर वो झूठ, हर वो जुमला जो जनता को धोखा देता रहा, और उनकी हकीकत क्या रही, बेरोजगारी की संख्या हो। अब देखिए, मैं नया उदाहरण दे रहा हूँ। इजराइल और ईरान का मसला और फ़लस्तीन का मसला चल रहा है कई सालों से। ये 25 तक, पिछले साल तक इजराइल में सरकार भर्ती करके नौजवानों को भेजती रही। एक तरफ कह रहे यूपी में बेरोजगारी नहीं है, दूसरी तरफ विदेश के नाम पर वार जोन में हमारे नौजवानों को भर्ती करके भेजती रही सरकार। और वहाँ हमारे मऊ के 6,200, बलिया के मिला लिया जाता लगभग 15,000, यूपी से 45,000 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। शर्म आती है कि प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में बोले
तो ईरान की बात तो किए, यूएई की बात की, लेकिन इजराइल में जिन्होंने प्राइवेट से तो जो गए होंगे, जिनको सरकार ने भेजा, नवरात्रि का टाइम था, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे कि माँ बहनें इंतजार कर रही हैं, पत्नी इंतजार कर रही है, माँ के नाम पर कम से कम उनको याद आएगा। नाम तक नहीं ले रहे हैं, हमारे बच्चे फंसे हुए बताइए। वाह। तो ऐसे लोग जो रोजगार के नाम पर हमारे बच्चों को मरने के लिए कभी रसिया में कभी इजराइल में भेज देते हैं और शुद्ध तक नहीं लेते हैं, उनके घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं। भर्तियाँ होती है, पेपर लीक करने में नंबर 1, घोटाले में नंबर 1, विकास में शून्य। क्या कहा था पहली बार, 100 दिन में सारे गड्ढे मुक्त कर देंगे। गड्ढों के नाम पर, मुक्त करने के नाम कितने अरबों खरबों का हो गया। उत्तर प्रदेश में 12 में जो सरकार बनी, पहली बार किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि उसमें आप इस बात को सहमत होगी कि लैपटॉप को एक लग्जरी माना जाता था। हाँ, बड़े गरीब, बिल्कुल बिल्कुल। 18 लाख गरीब घरों में लैपटॉप बांटने वाली सरकार। जब वहाँ उसमें लोग बाहर नौकरी कर रहे थे, तो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं रातों रात वापस नहीं ला सकता, लेकिन निश्चिंत होकर सोना, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई यहाँ का मुख्यमंत्री है। अगर माँ बीमार पड़ जाए, बाबूजी बीमार पड़ जाए, बीवी बीमार पड़ जाए, तो 108 डायल कर देना, पड़ोसी पहुँचे न पहुँचे, अखिलेश यादव समाजवादियों की एम्बुलेंस पहुँच जाएगी, इलाज कराएगी जी। जब तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी बीमार हो, तो उनके लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया हमने कन्याधन, विद्याधन बेचा, महंगाई बेरोजगारी भत्ता दिया, समाजवादी पेंशन योजना शुरू किया। किसी की जात पूछ कर तो नहीं किया, मजहब पूछ कर तो नहीं किया। आज क्या हो रहा है, सब कुछ छीन लिया गया। ये सरकार दावे करती है कि हम देंगे, पहली बार दावा किया था ना, और दूसरी बार चाइनीज फ़ोन ले आकर पकड़ा दिया बच्चों को। यूपी में मेडिकल कॉलेज खोलने के दावा करती है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए। मैं चुनौती दे रहा हूँ, कल मैंने परसों कमेटी में भी पूछा था, आपके पास टीचर नहीं है और डॉक्टर बना रहे हो, फैकल्टी है नहीं, डॉक्टर बना रहे हो। तो ये जो सरकार का पोल खोल है, सारे पेपर लीक हो जाते हैं। सर ये बताइए, पीडीए जो है इस बार क्या रोल निभाने वाली है 2027 के चुनाव में? पीडीए ने अभी झलक दिखाई थी 24 में और ताकत दिखाएगी 27 में। और पीडीए की ताकत के आगे, जिनको हमेशा इन्होंने ठगने का काम किया है, जिसको हमेशा इन्होंने धोखा देने का काम किया है, उन लोगों को एहसास हो गया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर पीडीए को ठगने वालों, उस पीडीए के ही वर्ग से मैं तुमको अयोध्या से बाहर करूंगा। इस बार हम उत्तर प्रदेश से बाहर करेंगे। सर ये बताइए, इंडिया अलायंस आज एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे लोकसभा का कई चुनाव ऐसे हुए जिसमें नज़र ही नहीं आया, क्यों? कहाँ नज़र नहीं आया? लोकसभा के चुनाव जो भी हुए थे अभी कहीं नज़र नहीं आया है, क्या आगे आने वाला है? अगर नज़र नहीं आता लोकसभा के चुनाव में, तो संख्या ऐसे कैसे बढ़ती? हमारे उनके बीच में तो 30-40 का ही फ़र्क है, बस उतना ही फ़र्क है ना, 50 तक मैक्सिमम फ़र्क है। 2019 में कहाँ था विपक्ष? विपक्ष कहाँ था? हम ही 5 लोग थे खाली, अभी कितने हैं जी? अभी वो शुरुआत थी, देखिएगा फाइनल। इंतज़ार करेंगे, निश्चित इंतजार करिएगा, आइएगा। अगले साल मेरे ख्याल से इस टाइम तक समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, हम आपका भी स्वागत करेंगे। ये बताइए 2027 में क्या आप जो है कांग्रेस से गठबंधन करेंगे? इंडिया गठबंधन, जैसे हमारे राष्ट्रपति ने कहा था, मजबूत है, उसी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। सर ऐसा कहा जाता है, ये आरोप लगता है कि बीजेपी जो है 24 घंटे राजनीति करती है और जो विपक्षी पार्टी है वो कुछ नहीं करती है। अब 24 के बाद ये बंद करें। 24 घंटे झूठ बोलती है, 24 घंटे जुमले लिखती है, 24 घंटे बेवकूफ़ बनाती है, 24 घंटे नफरत करती है, 24 घंटे संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम करती है। हम लोग 24 घंटा ज़मीन पर काम करते हैं। इसी का परिणाम था जो हमने गलतियाँ की, उससे सीख कर उत्तर प्रदेश में उनका डबल इंजन का सरकार होते हुए भी उनको पटकनी देने का काम किया। और याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में हार जाता है वो विधानसभा में भी नहीं जीतता है। और फिर 29 वाला जो होगा, जो उत्तर प्रदेश में रहेगा वही दिल्ली में बनाएगा। सर अभी जो चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, इनका जो प्रभाव है, इनके रिजल्ट का जो प्रभाव होगा, क्या 2027 में देखने को मिलने वाला है? देखिए, बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को अपने आप में ही एक अलग माना जाता है। उत्तर प्रदेश में हमने 24 में करके दिखाया है, 27 में भी करके दिखाएंगे।
सर, आपको अखिलेश यादव जी के साथ जोड़ा जाता है, कहा जाता है आपके उनके टर्म्स, उनकी ट्वीनिंग जो है आपकी बड़ी बड़ी ज़ोरदार है। कुछ अच्छी बात जो आपको पता है और सब नहीं जानते हैं ये बात? इतनी अच्छी बातें हैं कि आपका 3 घंटा कम पड़ जाएगा। इतनी अच्छी बात इतनी है। अच्छी बातें हैं। मैं स्टेट्समैन के पॉडकास्ट पर था, उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी में क्या फ़र्क है। मैंने बोला कि आई एम नॉट हियर टू कमेंट ऑन एनीबॉडी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी जब पार्लियामेंट में उतरते हैं तो सबसे पहले पत्रकार घेर लेते हैं, उनसे टाइम लेते हैं, और सीढ़ियों को चढ़कर चैम्बर में जाते जाते उनको 20 मिनट लग जाता है। किसी भी पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, सांसद हो, बिना मिले हुए नहीं जाता। और उनके साथ जितने सांसद घूमते हैं सब लोकतंत्र की कोख से, संघर्षों की कोख से पैदा होकर संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं। कोई ड्राइंग रूम या बेडरूम पॉलिटिशियन नहीं है हमारे यहाँ। हमारी पार्टी की सबसे बड़ी खासियत और हमारे नेता की कि हर कार्यकर्ता को अपने परिवार का सदस्य समझते हैं। लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के सदस्य हो तो आप एक तरह से इंश्योरेंस हो। किसी पार्टी का सुना है कि अगर कार्यकर्ता बीमार पड़ जाए तो उसका इलाज कराएं, मर जाए गरीब तो उसको घर पे पैसा पहुंचाए। कोरोना काल में जब सरकार घरों में छुपी हुई थी, सरकार के लोग लूटने में व्यस्त थे, तो समाजवादी लोग जगह जगह उनको कैंप लगाए हुए थे और जितने मरने वाले थे सबको 1-1 लाख रुपया उसमें भी दिया था। मेरे नेता की खासियत इतनी है कि मैं उनसे कभी भी बात कर सकता हूँ। और अभी भी हम लोग पार्लियामेंट का सेशन होता है तो खाना उनके घर से बन के आता है, चाहे जय बच्चन जी के घर से बन के आता है, सब एक साथ एक ही टेबल पर खाते हैं। खाने की बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि ऐसा कौन सा स्पेशल खाना है जो अखिलेश यादव जी ने, आपके नेताजी ने आपके लिए अलग से मतलब प्लान करके बनवाया हो कि भाई आज तो राजीव राय जी आ रहे हैं, उनको तो यही खाना परोसना है? नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य रहा कि चंद्रशेखर जी भी ध्यान रखते थे कि बेंगलोर से आ रहा है उसको खिलाएं, और जनेश्वर मिश्रा जी भी बेंगलोर से आ रहा है उसको सत्तू का पराठा नहीं मिल रहा होगा, बेसन का रोटी नहीं मिल रहा होगा, वो कहते। और ये बात नेताजी में भी रहा। तो घर पे चला जाऊं, मुझे याद है मैंने कहा था किसी इसमें, जब शिमोगा का बाई इलेक्शन हो रहा था तो दूध आया रात में, गुस्सा करके दूध फेंक दिए क्योंकि मेरे लिए दूध नहीं आया था, खाली उनके लिए, नेताजी के लिए आया था। घर पे चला जाऊं तो जो पसंद थे वो तो मिलता ही था, जो मेरे लिए अच्छा लगता था नेताजी को एक बाप की तरफ। जैसे मैं बताऊं, मैं ज़िंदगी में ये सब गोल के साथ पनीर कभी नहीं खाया था। हाँ, ये तो सुबह मैं गया यहाँ अशोका रोड पर उनकी कोठी पे, तो बोले देखो तुम्हारा पेट थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, मेरे साथ ये खाओ। हाँ। अब ये कहाँ पैर में। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, हम लोग मैं विजन इंडिया जो प्रोग्राम पार्टी चला रही है उसका चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ। हमने बेंगलोर से शुरू किया, हैदराबाद में किया, बेंगलोर में स्टार्टअप पर था, हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर था, भुवनेश्वर में होलिस्टिक हेल्थ पर, मुंबई में क्रिएटिव इकॉनमी, अभी 11 तारीख को जयपुर में है। तो हम लोग को सारे लोग को रेस्टोरेंट लेकर गए, खाते खाते हमारे नेता मेरी थाली से टुकड़ा उठा लिए, वो वीडियो वायरल हो गया, किसी ने लिया वायरल हो गया। तो कौन पार्टी का ऐसा नेता है कि खाए नहीं, आपके थाली से उठाकर खा ले, या आपको इतनी आजादी को उसके थाली से उठाकर खा लोगे? ये प्यार, ये स्नेह, अपनापन कहीं और मिलेगा? इसीलिए उनके ईडी और सीबीआई के आगे न हम टूटे, न झुके, न बिके। अच्छा, ये बताइए, खाने की इतनी सारी हमने बात की है, आपका सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? पूर्वांचल में ही, क्योंकि वहीं का खाना होना चाहिए ना। नहीं, पूर्वांचल में नहीं। कहाँ बाहर है? मैं बेंगलुरु नहीं, कहीं भी जाता हूँ, बेंगलोर में भी सबको लिट्टी चोखा खिला दिया हूँ। लिट्टी चोखा वहाँ भी लिट्टी चोखा खिला दिया हूँ। और आपको आश्चर्य होगा कि मैंने दुबई में मैं एक जगह शुरू करा दिया था। जब वहाँ जाता था तो वहाँ उसके दुकान पे भीड़ लगने लगी। तो मेरा फेवरेट खाना तो बलिया की लिट्टी चोखा ही है। और मेरा वो है ना, वो क्या बोलते हैं, गोईठा में पूरा गोईठा पर बनाने वाला है, वो तो बहुत छाने वाला ना, बहुत ना छाने वाला नहीं। एजो हम पार्टी का चुकल बन कई बार ये कुल एमपी लोग का खेला है, पत्रकार बहुत बढ़िया लागेला हमरा से। तो बलिया का पूरी, हाँ वो पूरी बढ़िया। चलो तो अगला बार हम बोलाई हम आइबे करब। हमरा याद बा कि हमरे बियाह में बड़का बड़का पूरी बन रहे था, दरबार से बारात गल रहे, तो सब पहली बार देख ले रहे पूरी, बलिया के बड़की पूरी है। तो हम कहिए देखा जाए ये बलिया के पूरी। आपको एक बात बताऊं, हाँ, मेरे नेता अखिलेश यादव जी को भी बहुत प्रिय है बलिया के पूरी और लिट्टी चोखा। इस बार मेरा लान खराब कर दिए थे ये हॉर्टिकल्चर वाले। तो इस सत्र में नहीं कर पाया। जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन मनाता हूँ तो मैं बलिया से बुलाता हूँ, बलिया के बनाने वाले आते हैं और उस दिन बलिया वाली पूरी और लिट्टी चोखा होता है, लाजवाब। और हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी खाते तो ही हैं,
अगले दिन भी बनाकर उनको भेजता हूँ। वो पूड़ी के वो और खासियत बा कि बिहानी वो और अच्छा लगेला। और अच्छा लगेला बुनिया के संगे। और अभी इस 5 अगस्त को लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। तो वहाँ भी बलिया वाली पूड़ी की व्यवस्था है, सबको जितने लोग आएंगे बलिया वाली पूड़ी खिलाई जाएगी। और यहाँ भी मैं खिलाता हूँ बलिया वाली पूड़ी। तो हमको कब खिला रहे हैं बलिया वाली पूड़ी? बलिया वाली पूड़ी तो जब बलिया के लोग आएंगे तभी, लिट्टी चोखा खाना हो तो कभी बनवा देंगे क्योंकि तो बड़ी बड़ी बनती है ना, उसके लिए बड़ा कढ़ाई, उसके आटा सानने से लेकर तलने वाले भी अलग वो एकदम अलगे होला वो सब चीज़। तो सही बात बा। सर ये बताइए, खान पान का तो हम लोग बात कर लिए, बलिया का पूड़ी का बात कर लिए, खाना बनाते हैं कि नहीं? हॉस्टल लाइफ में बनाते थे, मजबूरी सिखा दी थी, अच्छा बनाते थे। अब वो टाइम नहीं मिलता है। अभी देख रही है आप, इतना सुबह से गया हुआ अभी आया, अभी भी बाहर लोग बैठे हुए हैं। अब उसके बाद जो मिलता है खा लेते हैं। बनाता तो नहीं हूँ, बट आना सब कुछ आता है। इतनी ज़रूर है कि जब इमरजेंसी आ जाएगा तो मैं सब कुछ बना लूँगा, बहुत बढ़िया बना लूँगा। तो आप ये बताइए कि आपने बताया कि इतने सुबह से लेके शाम तक पूरी रात होगी अब तो, हालांकि हमारी जो शूट है रात की शूट होगी। इतनी थकान भरी ज़िंदगी में थकना मना है, और उसके लिए आप क्या करते होंगे? एक्सरसाइज वगैरह कुछ तो टिप्स होगा जो हमारे इतना मेहनत के बाद टिप्स की क्या जरूरत है? मैं सबसे बड़ा है कि मैंने ज़िंदगी में कोई नशा नहीं करता हूँ। आज तक सादा पान भी नहीं खाया, सिगरेट शराब से कोसों दूर हूँ। भोजन में मैं आज तक अंडा भी नहीं खाया, शुद्ध शाकाहारी हूँ। तो व्यक्तिगत जीवन अनुशासित है। और इतना फिजिकल वर्क सुबह से आप क्षेत्र में मैं जाता हूँ तो सुबह से बैठता हूँ 10-11 बजे तक अपने कैंप कार्यालय में बैठकर लोगों का, फिर गांव में चला जाता हूँ। तो इतना दिन भर चलना हो जाता है, फिजिकल चाहिए। मस्तिष्क प्रदूषित नहीं है मेरा, वो सबसे बड़ी बात है। दिमाग प्रदूषित रहता है, नशा रहता है, खान पान में वो रहता है, तो आदमी का बीमारियाँ होती रहती है। और जब गरीबों के आंसू पोंछ दोगे ना तो वो ऊर्जा मिलेगी कि दिन भर की थकान मिट जाएगी। वो जो सुकून होता है ना, सोने से पहले एक काम करो, दिल पे हाथ रखकर 10 सेकंड में सोचो कि मैंने किसी को निराश करके तो नहीं भेजा। और अगर आत्मा कहे कि आपसे गलती हो गई तो अगले दिन उसको गलती को सुधार लो, तो उससे बड़ा सुकून कोई नहीं होता है। मैं हमेशा करता हूँ। अच्छा ये बताइए कि आप सुकून की बात कर रहे हैं, और हमनी की जो बनी जब पूर्वांचल बेल्ट से बनी जा भोजपुरी, हमनी की बोली बा, हम लोग बोली नहीं जा, लेकिन हमनी की भोजपुरी भाषा के 8वां अनुसूची में कब शामिल करल जाई? अच्छा, तो जान के अच्छा लगी कि सांसद बनने के बाद हम पहला बेर भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करे खातिर प्राइवेट मेंबर बिल दिले बने। घुमा फिरा के एक आध लाइन जोड़ियो देनी वही में। जब प्राइवेट मेंबर बिल बोलनी ना, हालांकि पार्लियामेंट में ओकर बात के थू नहीं के, जब सबमिट करने तो वो में हम पार्लियामेंट में भोजपुरी बोल रहे हैं। वो देख ले, वीडियो रिकॉर्डिंग हम भेज दे। तो लड़ाई बटे सरकार के सुरक्षा के भावना बा है, जौन भी भावना बा या जौन भी जस्टिफिकेशन, लेकिन भोजपुरी के साथ सौतेला व्यवहार जौन भोजपुरी इतना देशन में बोला जाला, खाली पूर्वांचल के थोड़े कई देशों की दूसरी भाषा। आप मॉरिशस चले जाइए, सूरीनाम चले जाइए, जहाँ चल जाइए वहाँ बाटे भोजपुरी। कौन और देश में भाषा बोले वाला से अधिक बाटे, भोजपुरी के साथ सौतेली व्यवहार, ये तो अन्याय बाटे। लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रही। अच्छा ये बताएं आप कि जब आपके खाली समय मिलेला तो आप क्या करें, नहीं मतलब क्या करते हैं उस टाइम खाली समय में? ये तरह बड़ा बड़ सवाल कि खाली समय मिलेला। हम इंतजार करता नहीं कब खाली समय मिली, नहीं मिलता है। खाली समय है ही नहीं कि मतलब कहते बंगलोर में परिवार रहेला, बिजनेस पार्टी व्यापार बटे, महीना में 2-3-4 दिन अगर चल जाए वह बहुत बा। OTT पे समय बितावे नहीं कि नहीं? OTT पर जब हम हवाई जहाज में सफ़र करें नहीं तो मान ला वो अगर संघर्ष के दिन में ट्रेन में चली जाता है, टाइम पास करे खाते हिलने से होने थोड़ी देर गेट पर खड़ा हो गया, थोड़ा खिड़की से बाहर आके। हवाई जहाज में तो वो नहीं कह सकता 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा कैसे टाइम कटती, तो हम डाउनलोड कर ले रहे नहीं, वही समय देख पाए, बाकी समय टाइम नहीं मिला। OTT पे बहुत आरोप लगता है कि तरह तरह का जो कंटेंट उसमें आ जा रहा है, उसको लेकर कई सवाल जवाब होते रहते हैं, तो आप क्या कहिएगा इस पे? दुर्भाग्य है कि OTT हो या कोई और एंटरटेनमेंट का साधन, जो दिखता है वो बिकता है के नाम पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेची जा रही है, परोसी जा रही है कि युवा पीढ़ी खास तौर से प्रभावित है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए। आप आज़ादी के नाम पर, अभिव्यक्ति के नाम पर, अब तो सरकार अपने प्रचार प्रसार के लिए फिल्में बनवाती है, करें। एक लाइन लिख दिया कि काल्पनिक है पात्र और इतिहास का तोड़ मोड़ कर रख दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उसको जज करते हैं। जैसे कि अभी जो फिल्म आई है वो धुरंधर आई हुई है, वो आप क्या मानते हैं, वो प्रोपेगेंडा थी? देखिए, धुरंधर मैं पूरी फिल्म को तो प्रोपेगेंडा नहीं कहूँगा, लेकिन जो पार्ट 2 बनी है उसके बहुत सारे हिस्से
जैसे कश्मीर फाइल्स बनवाया गया, केरल फाइल्स बनाया गया, हमारे जोगी जी ने भी बनवाया था। कब आईली या कब गईली पता न चलल। जोगी जी के फिल्म को पता चलल तई सरकार के एगो सलाहकार बा, कई साल से सलाहकार बा, वो अपनो महिमा मंडित करे खातिर कुल ऐसी फिल्म बनवावत रहेला। हकीकत का बटे वो सलाहकार बा। आज देश के आसपास कोनो देश से देखी, हमने के जब से आपो जब पैदा भर के बड़ होत रहनी तो हमने के ये पता रहे कि पाकिस्तान चीन से हमने के संबंध ठीक ना हो। नेपाल छोट भाई है, बांग्लादेश के हमने के पैदा के लिए रहनी जा, श्रीलंका से ऐतिहासिक रिश्ता रहा है, मालदीव हमने के ऊपर पड़ रहे। आज नेपाल से का रिश्ता आप सब जानते नहीं। पहला बार नेपाल पुलिस आके हमने के एरिया में मार गई लोगन के। 5 लाख आबादी के देश आउट इंडिया कैंपेन शुरू कर देलस। बांग्लादेश जो पैदा के लिए रहनी वो उसकी क्या हालत है। अब तो लगा था कुछ दिन बाद श्रीलंका वाला यह सब 2 थप्पड़ मार के कहे तो हमरा रावण के मरले रहा बदला ले बैल बनी। ये देश की स्थिति बैठे। ऑपरेशन सिंदूर में देखने केहू आपके संगे ना खड़ा रहे, लेकिन हम सबसे बड़ सलाहकार हैं। तो जो सरकार के सत्ता पर बैठल बन जा वो आत्ममुक्त बन जा, हमसे बढ़ केहू ना। सबसे ताकतवर कहाँ बटे तो झूठा के मुंह में बा, वह हाल बा। बलिया और मऊ के लेके आगे का क्या प्लान है आपका? मैं जो कुछ भी हूँ अपने जन्मभूमि और कर्मभूमि के मालिकों से, बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों की दुआओं से, और मेरी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी दोनों है कि जिन लोगों का आशीर्वाद से मैं यहाँ हूँ उनको मैं ये एहसास करा सकूं कि आपका ये भाई और बेटा नालायक नहीं है और सिर्फ शिकायतें करने के लिए राजनीति में नहीं आया था, शिकायतों को समझकर उसका समाधान करने के लिए आया है। और मेरे लोग, जैसे मैंने कहा कि अभी 2 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, पहली बार अपने बेटे और भाई अपने सांसद को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए देखा। देश के ऊपर विपत्ति आई तो 5 देशों में देश बात करते हुए देखा। जो ख़ास तौर से मेरे घोसी लोकसभा के लोग 25 सालों से अपने सांसद का नाम और देखना सुनना भूल गए थे। कल्पनाथ राय जी के बाद अगर आपसे मैं पूछूं कौन कौन सांसद रहे, क्या बोले थे, एक लाइन याद नहीं होगा। आज वो देखते हैं कि उनका सांसद हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलता है, और जब बोलता है तो जैसे चंद्रशेखर जी नहीं हूँ, उन लोगों को पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, मैं जनेश्वर मिश्रा नहीं हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये ज़रूर अब मुझे लगता है कि उनकी आत्मा मुझे जहाँ से भी होगी, श्रद्धेय नेताजी हो, जनेश्वर मिश्रा जी हो, तो आशीर्वाद देती होगी कि जिस चीज़ को हमने सिखाया था, समझाया था, सदन में तथ्यों के साथ बोलता है तो सत्ता पक्ष के पास रोका टोकी के लिए भी मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसको तथ्यों को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। और मैं हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी, मैंने कहा कि नैतिक और राजनीतिक दोनों है कि मैं अपने लोगों के साथ, अपने मालिकों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने भाई भतीजों के साथ, माँ बहनों के साथ न्याय कर सकूं और उन्हें गौरवान्वित महसूस करा सकूं। भोजपुरी फिल्मों को लेकर क्या कहिएगा? क्योंकि देखिए अश्लील फिल्में बहुत आती हैं, लोग देखना नहीं चाहते परिवार के साथ। भोजपुरी इतनी प्यारी हमारी बोली है और उसे लोग इस तरीके से बताएं। भिखारी ठाकुर के भोजपुरी, शारदा सिन्हा के सुनी जा, हमारे पितोजी सुनस, ये कुल गाना सुनी। और आजकल कुल गाली दे दे कुछ सदन में बैठ जाता ना, बताएं। लहंगा उठाई, पेटीकोट उठाई, पिंकिया का पापा मार देहलस, का कदी बियर का होखे लागल। अब ये योग्यता के साथ भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को ले होती है जा, तब हमने की सरकार पर या दूसरा प्रकार दोष दें जब भोजपुरी के नाम पर कमाई करे वाला, पहचान बनावे वाला भोजपुरी के साथ इस तरह के करता हूँ कि बाहर गेला पर भोजपुरी के बड़ी पीड़ा होला। हमने के भोजपुरी भाषा बहुत मिठास की भाषा कहल जाला। कल हमने खास तौर से हमने के मऊ, बलिया, गाजीपुर के जो इलाका बाटे बहुत मीठा बोली होला, गंगा के किनारे वाली बात। आज का बाटे भोजपुरी अश्लीलता के पर्याय बना दे वहाँ। और ये कहना कि जो बिकता है वो दिखता है, तो कोई न्याय नहीं हो, तो फिर तो कुछ भी करिए आप। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो संस्कृत सभ्यता की से इतनी धनी भाषा है, जिसके हर शब्द में अपनापन आता है, झलकता है, मिठास झलकती है, उसको इन्होंने असभ्यता, गाली गलौज की, अश्लीलता की भाषा बना दिया है। नई पीढ़ी जागरूक हो रही है। आज ही मुझे अच्छा लगता है कि अच्छे गाने आएंगे तो चलेंगे, एक आध बीच में आ जाते हैं, उम्मीद की किरण जगती है। लेकिन जो निकुल नाच गा के भोजपुरी सभ्यता के ऊपर कुठाराघात करता हूँ, वो अपराधी का ही है। सर 2027 में यूपी चुनाव होने वाला है, सपा के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या होने वाला है, योगी जी या फिर बीजेपी? हम समाजवादी पार्टी के लोग जनता की उम्मीदों पर खरा उतरकर
उनकी लड़ाई को उनके साथ खड़ा होकर लड़ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश की जनता ने चैलेंज मान लिया है कि झूठ को हटाना है, जुमले को हटाना है, नफरत को हटाना है, तो चाहे जोगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे उनके सहयोगी दल हो, जनता ने अगर ठान लिया है तो सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। और जब उत्तर प्रदेश से सत्ता परिवर्तन होगा तो दिल्ली की गद्दी डवाडोल हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली की सत्ता में भी लोग उत्तर प्रदेश के रास्ते आते हैं और उसी रास्ते से जनता बाहर भेजेगी। सर, आपने अपना समय दिया, हमारे शो को बहुत ही आज बेहतरीन बना दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों को आप ज़रा अपील कर दीजिए हमारे चैनल के लिए, हमारे शो के लिए, पॉडकास्ट के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बलिया की बेटी भीड़ से हटकर, जैसा कि मैं कह रहा था पत्रकारिता के बारे में और आजकल के समाचार माध्यमों के बारे में, जैसे हम लोग क्रांतिकारी धरती से हैं, एक अपनी सच के बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो आपने जो पहल करी है, मैं पूर्वांचल के, ख़ास तौर से पूर्वांचल के सारे लोगों से, वैसे तो आपके जो प्रश्न थे समसामयिक थे, देश के लिए भी थे, प्रदेश के लिए भी थे और अपने इलाके के लिए भी थे। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जिनको पत्रकारिता से शिकायत हो, जिनको आजकल के समाचार माध्यमों से शिकायत हो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आशीर्वाद दें। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बातचीत बहुत मज़ेदार है। वो आप कहेंगे, मैं अपनी बात को क्यों बोलूँगा, ज़रूर देखेंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आशीर्वाद स्वरूप और आपको प्रोत्साहन देने के लिए आपके सब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कि आप जैसे लोग जो आजकल आ रहे हैं उनका हौसला बढ़े कि नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया से आप लड़ सकते हैं, सच बोल सकते हैं, सच दिखा सकते हैं और लोगों को सच बता सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का हमारे पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।